वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्थिर वैद्युतिकी में हमने वैद्युत आवेश क्षेत्र का 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। कृपया अगर आप उसे नहीं देखें तो कृपया करके उसे देख लीजिए, ताकि ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो और ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इस चीज़ में हम देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब कि द्विध्रुव भी देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसकी प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, द्विध्रुव अक्ष क्या होता है, उसी से रिलेटेड हमारा लेक्चर होगा। तो आइए बिना देर किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 7 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह समुदाय या निकाय होता है जिसमें 2 समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने लिया है अल्प दूरी, कहने का मतलब 2 समान और विपरीत आवेश अगर कुछ अल्प दूरी पर रख दिया जाए ना, तो ऐसा आपका सिस्टम जो जनरेट होता है, जो सिस्टम बनता है, वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हमने क्या लिया, -q आवेश और +q आवेश। एक बिंदु A है, एक बिंदु B, वहाँ पे रख दिया गया। इनके बीच का जो अल्प दूरी है 2l मान लिया है, और वो जो आपका द्विध्रुव का क्या है, मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। तो इसी चीज़ आप भली भांति देख लेंगे। तो प्रभावकारी लंबाई क्या होता है, तो हमने देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने आप, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। यह बहुत ही अल्प होती है, जैसा कि हमने आपको ही बताया। ये दूरी जो होगी आपको माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसे आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसी पे अब सवाल हम करवाएंगे ना। द्विध्रुव अक्ष क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई। इसे हम 2l से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। ऐसा इसलिए ताकि आपका जो मध्य बिंदु है ना, O से दूरी मतलब LL हो, नहीं तो अगर हम L ले लें तो L/2 लिखना पड़ेगा, इसी वजह से। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो द्विध्रुव अक्ष क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही AB ना, दोनों आवेशों जो है ना, -q और +q, द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है, 2 विपरीत आवेशों से, लेकिन उनका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए -q और +q, एक बार ध्यान देंगे, जब दोनों आवेश समान होंगे तभी आपका द्विध्रुव बनेगा। ठीक है ना। कहीं ऐसा नहीं होगा कि माइनस का 1 कूलम और दूसरे जगह माइनस का 2 कूलम, +2 का 2 कूलम, तो ऐसे इस केस में आपका द्विध्रुव नहीं बनेगा। ठीक है। तो द्विध्रुव क्या होगा, जब 2 समान परंतु विपरीत आवेश कुछ अल्प दूरी पर रख दिए जाएंगे तभी द्विध्रुव का फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप 2 द्विध्रुव को मतलब कि +q और -q को 50 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे रख दें, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 1 मीटर की दूरी पे भी हम नहीं रख सकते हैं, ये बहुत अल्प होना चाहिए दूरी, तभी ये द्विध्रुव बनेगा। ठीक है। हम ऐसा करते हैं, बात समझ गए होंगे आप। अभी इसको समझाते हैं। द्विध्रुव अक्ष क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। क्लियर है ना। वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, A और B के दोनों को आवेशों को जो मिला रहा है ना, -q और +q को, इसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। आइए आपको हम थोड़ा समझाते हैं। इधर हमने भी आपको बताया, अगर 2 आवेश कुछ दूरी पे रख दिए जाए ना, एक सिस्टम बनता है, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। हम लेते हैं क्या, हम -q आवेश ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं +q आवेश। क्लियर। तो यहाँ कुछ दूरी, ये दूरी क्या हो, अगर यह दूरी आपका अल्प हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, अल्प हो, ये दूरी क्या हो, इनके बीच की दूरी, अगर ये अल्प दूरी क्या हो, अल्प हो, बहुत अल्प हो, मतलब क्या होनी चाहिए, ये दूरी क्या होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए, बहुत छोटा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये क्या होना चाहिए, या ये एंगस्ट्रॉम या माइक्रोमीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम या माइक्रोमीटर में होना चाहिए। ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम या माइक्रोमीटर में होगा, जब आपके सवाल देगा। ठीक है ना, उसमें चीज़ लिखा होगा, तभी जाके द्विध्रुव बनेगा। क्लियर। अभी हमने बताया, जो ऐसे अगर 2 आवेश, 2 विपरीत आवेश होना है, -q +q, इनको कुछ दूरी पे रख देंगे। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर। अगर इनके बीच की दूरी को, इसका यहाँ पे एक मध्य बिंदु होगा ना, इसे द्विध्रुव का हम केंद्र कहेंगे, O। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे। क्लियर। और इनके जो बीच की दूरी है, स्मॉल अल्प दूरी, इसे हम 2l से डिनोट करते हैं। इसी 2l को क्या कहेंगे, इस 2l को कहेंगे प्रभावकारी लंबाई। क्या कहेंगे इसको, प्रभावकारी लंबाई। क्लियर है ना, प्रभावकारी लंबाई कहेंगे इसे, हम कहेंगे प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, प्रभावकारी लंबाई। समझ में आया। अब हम देख सकते हैं इन दोनों आवेशों को ना, -q और +q को, -q को जो एक रेखा AB मिला रही है ना, देखो ये रेखा जो AB है ना, रेखा है ना, लंबाई ने पूरी रेखा है जो होगी AB, ये क्या कहलाएगी, द्विध्रुव अक्ष कहलाएगी। समझ में आया।
अब मैं आशा करता हूँ इसे आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए, यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा कह दिया जाए ना, यहाँ पे आपको -1 कूलम आवेश रख दिया जाए, यहाँ पर रख दिया जाए +2 कूलम, ठीक है ना। इनकी बीच की भी दूरी क्या रख दिया जाए, कूलम में लिख देते हैं इसको, कूलम में है, ठीक है ना। ये बेसिकली कूलम में है, ये भी कूलम में है, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी अगर हम दे देते हैं आपको 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, तब भी ये द्विध्रुव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर आवेश नहीं है, परिमाण मतलब कि अलग हो लेकिन बराबर आवेश हो। देखिए -1, इस केस में भी ये द्विध्रुव नहीं फॉर्म करेगा। समझ में आया? अगर ऐसा भी आपको दे देता है, यहाँ पर समझिए, यहाँ ऐसे दे देता है, यहाँ पे आपको दे दे रहा है -q और +q, ठीक है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दे रहा है 10 मीटर, ठीक है ना। तो इस केस में भी ये नहीं फॉर्म होगा आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव नहीं फॉर्म होगा। मैं आशा करता हूँ आप ये भली भांति समझ गए होंगे। अब क्या हम कहे हैं, अगर दो विपरीत आवेश को हम कुछ दूरी पे, अल्प दूरी पे रख दें, तब आपका द्विध्रुव बनेगा। क्लियर? और उनके बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई। क्लियर? और दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होगी ना, उसे क्या कहेंगे हम, द्विध्रुव अक्ष कहेंगे, ठीक है ना। इस तीन चीज़ को आप अच्छे से जान गए होंगे। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ देखते हैं। अब देखिए, आपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहले डिफिनीशन देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल पी से, ठीक है ना। उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण क्यों, उनमें से के मतलब जो आप अभी द्विध्रुव बनाया है ना -q +q, उनमें से कोई एक आवेश का परिमाण लेंगे, ठीक है ना। परिमाण q तथा प्रभावकारी लंबाई 2l का गुणनफल होता है, ठीक है ना। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण = आवेश गुणे प्रभावकारी लंबाई, P = q × 2l हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। P = क्या हो जाएगा, 2l। इसी चीज़ को हम लिखें अपनी भाषा में, यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया है, क्या है ना। देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P, उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण Q तथा प्रभावकारी लंबाई 2l का गुणनफल होता है। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण = आवेश गुणे प्रभावकारी लंबाई। तो P = क्या हो जाएगा आपका, 2l, ठीक है ना। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलम मीटर होता है। क्यों? क्योंकि आवेश को आप कूलम में मापते हो और लेंथ को क्या है, 2l लेंथ ही कोई है ना, इसको मीटर में मापते हैं एसआई, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT, क्या होता है, IT, ठीक है ना। I का जो मात्रक होता है उसे हम A से डिनोट करते हैं, एम्पियर। T का मात्रक T से, और लेंथ 2l है, लेंथ का मात्रक है तो L से, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, LTA। क्लियर? क्या हो जाएगी इसकी बीमा, LTA। तो यहाँ से आपका P बराबर क्या आ जाएगा, सूत्र यहाँ से लिख सकते हैं, P बराबर आपका हो सकता है IT × 2l, IT × 2l, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं I को एम्पियर में मापते हैं A, T को समय में मापते हैं T, L को लेंथ में मापते हैं L, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, LTA। अब एक बात यहाँ ध्यान देंगे आप, जो इसकी दिशा होगी ना, द्विध्रुव में ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है ना। तो आपका जो यहाँ एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, देखिए यहाँ पे एक सदिश राशि है ना, तो आपका जो दिशा होगा ना, इसका एक सदिश राशि, तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए ना। इसकी दिशा क्या होगी, परिमाण तो हम ऐसे निकाल लेंगे इसका। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी तो होनी चाहिए ना। तो पूरे फिजिक्स में आपका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होगा, वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। अभी हम आपको थोड़ा इसको बना के दिखाते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज करें हम, ठीक है, इससे आप देखते रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, एक आवेश लेते हैं, दो समान आवेश होने चाहिए ना, -q और +q, ठीक है ना। परिमाण समान होना चाहिए, दिशा विपरीत, मतलब कि उसका चिन्ह अलग होना चाहिए, विपरीत होने चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, ठीक है ना। ये इसका मध्य बिंदु है, ये 2l क्या होना चाहिए, बहुत ही अल्प होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, तभी आपका जो तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो -q या +q हमने 2l इसकी डिस्टेंस पे रख दिया, बहुत क्या होना चाहिए, बहुत ही अल्प होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होगा ना, ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा। क्या होगा, यहाँ से इसका ऋणावेश से डायरेक्शन हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर P के द्वारा डिनोट करेंगे। कैसे, वेक्टर P के द्वारा। आप देख सकते हैं ना, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अगर इसे A नाम दे देते हैं, इसे नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, B देते हैं। तो आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होगा ना, A से B की ओर होगा, ठीक है ना। ये हमेशा होगा, पूरे फिजिक्स में हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा। क्लियर है ना। तो क्या होगा, हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा इसका डायरेक्शन। क्लियर, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना।
इसे आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होगा एक सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन मतलब दिशा भी तो होगा ना, वो क्या होगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ठीक है ना। द्विध्रुव में क्या होगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर। आप इसे भली भांति दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए इसका। तो हम पहले ये भी पता कर लें क्या द्विध्रुव बनेगा, एक एंगस्ट्रॉन है ना, तो दूरी बहुत ही अल्प है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है, दूरी बहुत अल्प है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दो जो आवेश होते हैं ना, उनके विपरीत होते हैं और मैग्नीट्यूड में समान होते हैं, परिमाण समान होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, Q, यहाँ पर क्या होता है, माइनस का E, ठीक है ना। इसका क्या होता है, प्लस का E, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है माइनस Q हो गया है, प्लस Q हो गया, क्लियर, समझ में आया ना, माइनस Q प्लस Q हो गया ना, समझ में आ रहा है चीज़। अब इनके बीच की जो दूरी है ना वो एक एंगस्ट्रॉम है। क्या है, 12 क्या है, एक एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। क्या है, एक एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10। क्या होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, क्लियर है ना। मैं आशा करता हूँ ये बात जान रहे होंगे आप, ठीक है ना। हमने बताया हुआ, अगर आप लेक्चर नहीं देखें इसका पहला लेक्चर तो आप देख लीजिए, हमने वहाँ पर अच्छे से बताया है आवेश और द्रव्यमान, ठीक है ना। उसमें हम बताए हैं कि अगर आवेश आता है तो क्लियर कट है उसका द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। इस बात की गारंटी होती है। लेकिन अगर द्रव्यमान आता है तो इसका ज़रूरी नहीं कि उसका आवेश भी होगा। उसे आप अच्छे से देख लेंगे, अगर तभी आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए कर रहा है ना P, क्या P निकालने के लिए कर रहा है। तो क्या होता है, Q इंटू 2L। तो यहाँ Q की वैल्यू पुट कीजिए, E है, Q की वैल्यू क्या है, E। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम निगेटिव साइन नहीं लेंगे, हमेशा उसके परिमाण को लेंगे, ठीक है ना। E लेंगे, E गुणे 2L, क्या हो जाएगा, इसको हम हल्का सा इरेज करें, क्या होगा, E गुणे 2L की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10⁻⁻10। आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ इसको हम एक आगे लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ P लिख सकते हैं। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे आप जानते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इंटू 10⁻⁻10, क्लियर है ना, 10⁻⁻10। इसी को सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, -29, क्या होगा, कूलम मीटर। क्या हो जाएगा, इसका मात्रा कूलम मीटर, ठीक है ना। क्योंकि एक सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर। डायरेक्शन क्या होगा, इसे लिख देंगे निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर, ठीक है ना। इसे आप लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर। इसे हम थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं, क्लियर। ये क्या हो गया, कूलम मीटर। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे आप। अगर कोई भी दिया जाएगा ना, कोई भी आवेश, तो क्या होना चाहिए, दोनों परिमाण में समान होने चाहिए, लेकिन उनकी चिन्ह विपरीत होने चाहिए, क्लियर है ना। और उनके बीच की अल्प दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब बहुत ही पास होने चाहिए हो, ठीक है ना। एंगस्ट्रियम या माइक्रोमीटर में दिया जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका थोड़ा हम वेक्टर फॉर्म बता देते हैं आपको। तो हमने लिया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -E था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, +E था। इनके बीच की दूरी क्या थी, इनके बीच की दूरी थी 1 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है ना। तो इसके बीच एक क्या लगेगा, द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा। वो क्या होगा, ऋणावेश से धनावेश की। ये क्या होगा, वेक्टर P। ये क्या है, वेक्टर P। इसका हमेशा डायरेक्शन यही होगा, ठीक है ना। अब P की वैल्यू क्या आई है, अभी हमने निकालना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। समझ में आया, आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका होगा किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब हम उसमें क्या करेंगे, एक अच्छी स्थिति में निकालेंगे, एक निरक्षी स्थिति में निकालेंगे, और एक फ्री स्पेस में निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एक चीज़ और भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ से स्टार बना के लिख लीजिएगा ना। जो दूरियाँ हम लेंगे ना, इसके द्विध्रुव के केंद्र से लेंगे, ठीक है ना, द्विध्रुव के केंद्र O से लेंगे, ठीक है। यहाँ स्टार बना के लिख लेंगे। जिस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहेगी, सब वहाँ से दूरियाँ हम लेंगे इसके द्विध्रुव के केंद्र O से, ठीक है ना। इसे आप लिख लेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, जय हिंद।